इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को देख लेते हैं कि क्या-क्या पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं पैनिक डिसऑर्डर के। तो सबसे पहले आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर हमें ये बताता है कि अगर पेरेंट्स से आप में यानी बच्चों में एंग्जायटी डिसऑर्डर्स की जीन आई है, तो फिर रिसर्चेज़ ये बताती हैं कि तकरीबन 50% चांसेस है कि वो बच्चा पैनिक डिसऑर्डर डेवलप कर सकता है। उसके बाद मेरे पास फैक्टर है न्यूरो एनाटमी फैक्टर, यानी ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में या ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो इसकी वजह से भी पैनिक डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। तो इधर रिसर्चेस और एमआरआई स्टडीज़ जो है वो 2 ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बताती है जो कि एसोसिएटेड है पैनिक डिसऑर्डर से। यानी अगर एक है अमेग्डाला और दूसरा है लोकस कोरिलस। अमेग्डाला पार्ट में अगर देखा गया है उसकी अगर हायर एक्टिविटी हो जाती है इस पार्ट की, क्योंकि ये हमारे फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्सेस को, फेयर रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करके रखता है। लेकिन अगर इसकी हायर एक्टिविटी हो गई और नॉर्मल से एक्सीड कर गई तो इसकी वजह से इंडिविजुअल पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। और सेकंड है लोकस कोरिलस। लोकस कोरिलस बेसिकली एक ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई है और ये क्लोजली कम्युनिकेट करता है अमेग्डाला के साथ, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो न्यूरॉन्स है वो एक्सॉन में जाके निकल रही होती है, सॉरी अमेग्डाला पार्ट में जाके निकल रही होती है, प्रोजेक्ट कर रही होती है। तो अगर अमेग्डाला में एबनॉर्मलिटी आएगी तो ऑब्वियस बात है कि लोकस कोरिलस भी एंजाइटी का बिहेवियर प्रोड्यूस कर देगा। तो ये 2 ऐसे पार्ट है जो कि पैनिक डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर देख लेते हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर, यानी ब्रेन के अगर केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिक्रीशंस अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो उसकी वजह से भी पैनिक डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। जिनमें से 3 रिसर्चेज ये बताती है 3 इंपॉर्टेंट है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि एसोसिएटेड है एंजाइटी डिसऑर्डर्स और पैनिक डिसऑर्डर से, सेरोटोनिन, गाबा और नॉरएपिनेफ्रिन। सेरोटोनिन जो है हमारे मूड के लेवल को रेगुलेट करके रखता है और अगर इसकी लेवल लो हो जाती है तो सिक्रीशन मतलब कम हो जाती है तो इसकी वजह से पैनिक डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। गाबा जिसका पूरा नाम है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, और ये बेसिकली फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी को कंट्रोल में रखता है। लेकिन जब इसकी सिक्रीशन भी लो हो जाती है तो इसकी वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। तीसरा है नॉरएपिनेफ्रिन जो कि इमरजेंसी हार्मोन है, बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है और अगर इसकी सिक्रीशन बढ़ गई तो उसकी वजह से भी पैनिक डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं, वो है कॉग्निटिव फैक्टर। कॉग्निटिव फैक्टर में ये बताया जाता है कि जो पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनके जो बिलीफ सिस्टम है वो इंतहाई डिस्टॉर्टेड होते हैं, इंतहाई नेगेटिव होते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल जिसे पैनिक अटैक एक दफ़ा आ जाए तो फिर उसका एक बिलीफ बन जाता है, नेगेटिव बिलीफ बन जाता है कि अब मज़ीद उसको पैनिक अटैक आ सकते हैं और मज़ीद उसको अगर पैनिक अटैक्स आए तो फिर वो मर जाएगा। वो हमेशा वर्स्ट पॉसिबल वे में चीज़ों को इवेलुएट करता है, ठीक है? तो इस तरह के इनके नेगेटिव बिलीव्स होते हैं। ज़रा सी भी इनको इनकी सेहत में ख़राबी आएगी, इनका सांस भी फूलेगा तो इनको लगेगा इन्हें पैनिक अटैक आ रहा है और ये मर जाएंगे। इतना वर्स्ट पॉसिबल वे में चीज़ों को सोचते हैं और परसीव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डिस्टॉर्टेड बिलीव्स हैं। इरेशनल इनके अंदर एक फेयर डेवलप हो गया है कि पैनिक अटैक आएगा तो मर जाएंगे, राइट? सेकंड है एक्सीलेंट मेमोरी। एक्सीलेंट मेमोरी का यहाँ पे क्या मतलब है कि इन जिन लोगों को पैनिक अटैक्स आ चुके होते हैं इनकी मेमोरीज बहुत अच्छी होती है। एक दफ़ा पैनिक अटैक जब इनको आता है तो उस दौरान ये जो सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं वो सारे सिम्टम्स इनको याद रह जाते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर इन्हें वही सिम्टम्स ये एक्सपीरियंस करने लगते हैं तो इनको लगता है इन्हें पैनिक अटैक आ रहा है। अब वो ज़रा से भी हो, थोड़े से भी फील कर रहे हो ना तो इन्हें यही डर होता है कि हमें पैनिक अटैक आने वाला है क्योंकि हमें ये सिम्टम्स हुआ था, हमारी सांस अभी फूल गई थी या हमें थोड़ी सी पैल्पिटेशन हुई थी या स्वेटिंग हुई थी। अभी तो नॉर्मल इंडिविजुअल को भी एक्सपीरियंस हो सकता है लेकिन इन्हें एक्सपीरियंस ये लोग करेंगे तो क्या डर होगा इनके अंदर कि हमें पैनिक अटैक आने वाला है, ठीक है? ये क्यों होता है? क्योंकि इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, सारे सिम्टम्स अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, ठीक है? हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आता है बिहेवियरल फैक्टर। बिहेवियरल फैक्टर में 2 यहाँ पे मॉडल्स है, क्लासिकल कंडीशनिंग और सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग, राइट? क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू इंडिविजुअल फेयर को लर्न करता है, ठीक है? कैसे लर्न करता है? जब जो पैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट होता है उससे अगर एक दफ़ा पैनिक अटैक आ जाता है और उस दौरान वो जो भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है उन सारे सिम्टम्स को याद रख लेता है क्योंकि उनकी मेमोरी अच्छी होती है। अब क्या नेक्स्ट टाइम वही बॉडीली सेंसेशन जब उससे होगी तो उसकी एंजाइटी बढ़ेगी, उसका डर बढ़ेगा क्योंकि वो सीख चुका है कि मुझे अगर ये सिम्टम्स आएंगे तो मतलब मुझे पैनिक अटैक आने वाला है। तो ये क्या हो गई? उसकी लर्निंग हो गई, इसने डर को सीख लिया, लर्न कर लिया। और इस लर्निंग को हम कहते हैं इंट्रोसेप्टिव कंडीशनिंग। मतलब उसने बॉडीली सेंसेशन के थ्रू अपने अंदर फेयर को इंड्यूस किया है। बॉडीली सेंसेशन यानी कि अब अगर वो जब भी उसे पेट में दर्द होगा तो उसे लगेगा उसे पैनिक अटैक आने वाला है। उसे अगर जब भी चक्कर आएंगे तो उसे लगेगा पैनिक अटैक आने वाला है। वॉमिटिंग होगी तो लगेगा पैनिक अटैक्स आने वाला है। ज़रा सी स्वेटिंग भी हो जाएगी तो लगेगा पैनिक अटैक्स आने वाला है। तो ये सारी बॉडीली सेंसेशन है जो कि उसके अंदर एंजाइटी और फेयर को ट्रिगर करती है और उसकी वजह से फिर उसके अंदर फेयर इंड्यूस होता है,
तो इस चीज़ को हम कह रहे हैं, जब बॉडीली सेंसेशन की वजह से इंसान फ़ियर को अपने अंदर पैदा करे, दिस इज़ कॉल्ड इंट्रोसेप्टिव कंडीशनिंग। उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू वो अपने फ़ियर को सस्टेन रखता है। फ़ियर तो पैदा हो गया, अब फ़ियर उसके अंदर सस्टेन कैसे रहता है, वो अवॉइडेंस बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो मैल अडेप्टिव किस्म के जो बिहेवियर्स वो अडॉप्ट कर लेता है कि घर के बाहर नहीं जाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, अपने रूटीन के काम नहीं करेगा, काम पे जाता था लेकिन अब काम पे नहीं जाएगा, काम जो है छोड़ देगा, स्कूल है तो स्कूल छोड़ के बैठ जाएगा क्योंकि उसको लगेगा मैं घर से बाहर जाऊँगा, मुझे पेट में दर्द हुई तो मुझे पैनिक अटैक्स आ जाएगा, मैं काम पे जाऊँगा तो वहाँ पे अगर मुझे चक्कर आएँगे तो मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा। तो इस डर से, क्योंकि डर है, अब डर को सस्टेन किया हुआ है, सस्टेन कैसे किया हुआ है, अवॉइडेंस बिहेवियर उसने अडॉप्ट कर लिया। ये क्या कहलाता है, मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, ठीक है, जो कि उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। उसने डर का सामना नहीं किया, डर को फेस नहीं किया, डर को अगर फेस करता तो शायद उसके अंदर से वो डर खत्म हो जाता, लेकिन उसने डर को खत्म नहीं किया बल्कि सस्टेन किया हुआ है, अपनी जगह कायम रखा हुआ है। सो ये सारे फैक्टर्स है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ कि जब दो या दो से ज़्यादा डिसऑर्डर्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो फिर हम कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स की बेसिस पे उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं ताकि अपनी डायग्नोसिस को अप्रोप्रिएट बना सकें। अब यहाँ पे पैनिक डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करना है स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पैनिक डिसऑर्डर में इंडिविजुअल यानी पैनिक डिसऑर्डर हम तभी डायग्नोस करेंगे जब वो पैनिक अटैक का पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, यानी वो सारे फिजिकल और कॉग्निटिव सिम्टम्स अगर उसके अंदर मौजूद होंगे तो फिर हम उसे पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। लेकिन अगर वो सारे सिम्टम्स उसने एक्सपीरियंस नहीं किए तो फिर हम उसे अदर स्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखेंगे, राइट। फिर उसके बाद है कि एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन और पैनिक डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, लाइक हाइपरथायराइडिज्म था इंडिविजुअल को, जिसकी वजह से उसकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उस पे वो ओवरकम नहीं कर सका और फिर उसको पैनिक अटैक आ गया, तो फिर इस स्टेज में हम उसे पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसको एक मेडिकल कंडीशन की वजह से पैनिक अटैक आया है, राइट। फिर उसके बाद है सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। तो जो सब्सटेंस के यूज़ की वजह से या किसी मेडिकेशन की वजह से इंडिविजुअल को एंजाइटी डिसऑर्डर होता है और उस एंजाइटी की वजह से वो पैनिक अटैक्स का शिकार हो गया, तो तब भी हम उसे पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं करेंगे, बल्कि पैनिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखने के बजाय हम उसे सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखेंगे। और पैनिक डिसऑर्डर और दूसरे मेंटल डिसऑर्डर में भी हमें फ़र्क होना चाहिए, वो हमें देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल को पैनिक अटैक किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं आया, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और यहाँ पे हमारा जो पैनिक डिसऑर्डर है अकॉर्डिंग टू DSM-5 वो कंप्लीट होता है।